हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया स्कोप। आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये होने जा रहा है एंशिएंट इंडिया वैदिक कल्चर के ऊपर। तो आप लोग इस पीपीटी स्लाइड के साथ साथ मेरी बातों को भी सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें बोलूँगा जो इसमें पीपीटी में नहीं दी हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि साथ ही साथ लिखता चलूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये वैदिक कल्चर मैं आज ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी वैदिक कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक कल्चर जो है वो एंशिएंट इंडिया में आफ्टर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसके बाद ही वैदिक कल्चर डेवलप हुआ इंडिया में। तो वैदिक कल्चर जो था हमारा, वो वैदिक कल्चर हमारा 1500 बीसी टू 600 बीसी तक रहा है। ठीक है, अब इसमें भी दो हैं, एक तो ऋग्वैदिक है और एक लेटर वैदिक है। लेटर वैदिक एरा, अब ये दो हैं। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि आर्यन इन्वेजन एक थ्योरी दी हुई थी, तो वही कहते हैं कि ये जो आर्य थे यही आए थे, इन्होंने ही ये वैदिक कल्चर स्टार्ट किया था। तो अभी आर्यस को लेके हमारे यहाँ पे दो सिद्धांत है। एक तो मैक्स मुलर का कहना है कि जो आर्यंस आए थे ये इंडिया में आए थे, कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। और हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, बीजी तिलक, इनका कहना था कि जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक रीजन यानी कि यूरोप की साइड से आए थे। तो ये जो आर्य आए थे, लोगों का कहना है कि इन्होंने ही ये वैदिक एरा स्टार्ट करी थी। तो अभी देखिए इसका हमें ये सेंट्रल एशिया का हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है साक्ष्य बोघज़काई। ये एक इंस्क्रिप्शन है जो कि मॉडर्न डे टर्की के आसपास है। उसमें ये जो थे ये ऋग्वैदिक गॉड जो थे, जैसे इंद्र, वरुण, इनके बारे में लिखा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्य हो सकता है सेंट्रल एशिया से आए हुए हों। ठीक है, तो अभी इसके आगे देखते हैं। आर्य जैसे आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे सेटलमेंट किया? सप्त सिंधु। अभी सप्त सिंधु का क्या मीनिंग है? सप्त सिंधु का मीनिंग होता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। आज के टाइम में प्रेजेंट डे पंजाब और ये पाकिस्तान साइड वाला पंजाब, ये उसके आसपास का सेटलमेंट है। तो अब देखिए ऋग्वेद में भी जैसे जो हैं हमारे ग्रंथ, ये दो तरह के माने जाते हैं। एक तो है आपका श्रुति, एक है स्मृति। तो जो श्रुति है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है और स्मृति इतना प्रोमिनेंट नहीं माना जाता है। क्यों? श्रुति है जैसे वेदास हैं, वेदास को बोला जाता है ये अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब इन्हें ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, ये डायरेक्टली क्रिएटेड बाय गॉड हैं। तो इन्हें गॉड गिफ्टेड या नित्य कहते हैं। नित्य मीनिंग जो एग्जिस्ट करता है ऑल एटर्निटी में। तो जो श्रुति है, कहना है कि डायरेक्ट गॉड की वाणी थी जिसे सुना गया और एज इट इज़ लिख दिया गया। और ये स्मृति इतने प्रोमिनेंट इसलिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि कहना है कि लोगों ने सुना, फिर उसे जो याद रहा वो उसके बारे में लिखा गया है, तो ये स्मृति है। स्मृति मीन्स याद रखना। आगे देखते हैं। ये देखिए 1500 से 600 BCE वैदिक एरा। अब देखिए अर्ली वैदिक एरा जैसे हमने भी डिस्कस किया था, और लेटर वैदिक एरा पीरियड। तो इसे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। 1500 से 1000 BCE जो था ये था हमारा अर्ली वैदिक, और उसके बाद का हमारा क्या था? 100 टू ये 1000 टू आपका 600 BCE, ये क्या हुआ? लेटर वैदिक। अब देखिए जो अर्ली वैदिक है वो इधर ये आपका सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास था, यानी कि पंजाब के आसपास। और लेटर वैदिक में यही हमारा सेटलमेंट कहाँ? गैंगेटिक प्लेन यानी गंगा जी के किनारे जितना प्लेन है उसमें आ गया था। अब देखिए वेद जो हैं वो 4 तरह के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 तरह के वेद हैं हमारे। ठीक है, तो अभी वेद के बारे में देखते हैं। जैसे ऋग्वेद तो हमारे थे ही। ऋग्वेद है हमारे कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। उसके बाद हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम क्या कहते हैं?
यजुर्वेद को कहते हैं बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स। और अथर्ववेद को हमारे क्या कहते हैं? अथर्ववेद को हमारे कहते हैं बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। और सामवेद जो है ये म्यूज़िक से रिलेटेड रहा है ज़्यादातर, तो इसको बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारे उसके बारे में, वेदों के बारे में। अब देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद आर्यन ने माइग्रेट किया और सेटल हुए फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। उसके पहले ये सप्त सिंधु प्रदेश में, जैसा मैंने मेंशन किया था, और उसके बाद ये फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स में आए थे, जिन्होंने एक नई कल्चरल एपोक बनाई। आगे देखते हैं। ऋग्वेद जो है वो अर्लीस्ट वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 हैम्स हैं, और ये कई ऋषिज के बारे में इसमें कंपोज किया गया है इसे, जैसे कि विश्वामित्र, वशिष्ठ और अत्रि। तो जो इसमें मेन गॉड होते थे ऋग्वेदिक एरा में, वो हमारे थे इंद्र, अग्नि और वरुण। तो सबसे मेन गॉड इंद्र थे, उसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर अग्नि, उसके बाद वरुण। ये 3 गॉड जो थे ये हमारे ऋग्वेदिक काल में मेन गॉड्स थे। आगे देखते हैं। वेदों के अलावा अगर हम बात करें उपनिषद की, उपनिषद जो थे वो हमारे क्या थे? फिलोसफिकल टेक्स्ट थे। फिलोसफिकल टेक्स्ट, ये हमारे उपनिषद हैं। अब स्मृति की बात करें तो 6 स्मृतियां हैं जो कि फेमस मानी जाती हैं। उन्हीं में से एक हमारी मनुस्मृति भी है। मनुस्मृति ये काफ़ी चर्चाओं में रहती है। अब हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में मेनली 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्य कौन कौन से? एक तो है रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, और सेकंड है कौन सी? महाभारत। ये 2 महाकाव्य हैं। तो रामायण को क्या कहते हैं? रामायण को हमारे यहाँ आदि काव्य कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराने हैं। सबसे पुराना जो एपिक है वो रामायण है। और जो हमारा महाभारत है, इसको ये लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड का। रामायण हमारा सबसे पुराना है और महाभारत हमारा सबसे लॉन्ग है। ओरिजिनली महाभारत को हम लोग जय संहिता कहा जाता था। ये क्वेश्चन आता है कि महाभारत का असली नाम क्या है? असली नाम, या फिर ये पूछ लेते हैं कि ओरिजिनली इसका क्या नाम था, तो इसका असली नाम था जय संहिता। अब बात करें अगर भगवत गीता की, भगवत गीता तो ये जो है ये महाभारत से ही लिया गया है। ये महाभारत के कहाँ से लिया गया है? भीष्म पर्वन से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भीष्म पर्वन से भगवत गीता लिया गया है। आगे देखते हैं। अब कुछ पॉइंट जो मुझे और बताने थे, जैसे कि अगर हम बात करें पुराण की, तो पुराणों में सबसे जो ओल्डेस्ट पुराण क्या है? जैसे पुराण भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो उसमें जो ओल्डेस्ट है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण हमारा ओल्डेस्ट है, और ये 18 पुराण हैं जो कि फेमस हैं। आगे चलते हैं। अब ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो ये 1500 से 1000 BCE में था। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें मेन जो रिलीजियस टेक्स्ट था वो हमारा ऋग्वेद था। इसमें 21 रिवर्स का मेंशन है, जिसमें ईस्टर्न मोस्ट साइड में गंगा और वेस्टर्न मोस्ट साइड में काबुल, ये रिवर्स थी। ऋग्वैदिक एरा के लोग जो खुद को आर्यंस कहते थे वो कन्फाइंड थे किस एरिया में? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर्स।
तो 7 रिवर्स के लैंड को सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे, जहाँ पे आर्यंस रहते थे। अब अगर स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें वैदिक सोसाइटी में, तो देखिए अर्ली वैदिक में तो वुमेन्स की बहुत अच्छी स्थिति थी, सिग्निफिकेंट पोजीशन में थी ये। अपाला, लोपामुद्रा, घोष, ये सब जो थी ये स्कॉलर पोइट्स थी और ये वुमेन्स थी, तो इनकी स्थिति तो अच्छी थी। लेकिन लेटर वैदिक की बात करें अगर, तो लेटर वैदिक में इनकी स्थिति ख़राब होती चली गई। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे एजुकेशन की बात करें तो लड़कियों को लड़कों की तरह एजुकेशन मिलती थी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो उनका ताकि, और ये सिग्निफिकेंट ट्राइबल असेंबलीज़ में जैसे कि सभा और समिति में ये पार्टिसिपेट भी करती थी, जो कि इनका इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट करता है डिसीजन मेकिंग में। तो इनकी स्थिति अर्ली वैदिक एज में बहुत अच्छी थी। एक बहुत ही फेमस वॉर जिसे कहते हैं हम लोग द 10 राजन वॉर। 10 राजन वॉर जो थी आर्यों की वॉर थी, इसका बहुत मेंशन मिलता है। द 10 राजन वॉर, इसको क्या कहते हैं? द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन वॉर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो फैमिली को हम लोग कुल कहते थे, कुल के ऊपर विलेज होता था जिसे ग्राम कहते थे, और ग्रुप ऑफ विलेज को विसु कहते थे, और इसको क्या कहते थे? जन कहते थे, इसके ऊपर की जो होती थी। और जन के ऊपर आता था हमारा राष्ट्र, जो कि ग्रुप ऑफ कुल होता था। ग्रुप ऑफ कुल को ग्राम, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। ग्रुप ऑफ कुल को ग्राम कहते थे, ग्रुप ऑफ ग्राम को विशु कहते थे, और ग्रुप ऑफ विशु को ट्राइब या जन कहते थे, और जो जन का जो ग्रुप होता था उसे राष्ट्र कहते थे, और जो राष्ट्र को रूल करता था उसे किंग या राजन कहते थे। अब किंग के जो मिनिस्टर्स होते थे उसमें सबसे टॉप पे थे द पुरोहित, जो कि स्कॉलर्स होते थे, ये पॉलिटिकल एडवाइज़र भी होते थे राजा के। उसके अलावा सेनानी होते थे, रॉयल ऑफिसर्स, जिन्हें सेनानी कहते थे। ये सेनानी के अलावा ये सेनानी आपका आर्मी चीफ होता था, और ग्रामणी होता था एक। ग्रामणी कौन था? ग्रामणी था हेड ऑफ विलेज। अब ये राजन जो था ये इनको लेड करता था, मतलब ये राष्ट्र का राजा कहलाता था, और ये असिस्ट इनको करते थे पुरोहित, और सेनानी जो थे वो आर्मी कमांडर्स थे। अब ट्राइबल असेंबलीज़ की बात करें तो ट्राइबल असेंबली क्या होती थी? सभा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड समिति, जनरल असेंबली। सभा में कुछ खास लोग रहते थे, और समिति जो थी वो जनरल असेंबली थी। वर्ण सिस्टम किस हिसाब से होता था? वर्ण सिस्टम इसमें होता था ऋग्वेद एरा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ये जो वर्ण सिस्टम चलता था वो किस हिसाब से चलता था? कर्म के हिसाब से चलता था, मतलब वर्क के हिसाब से चलता था, ना कि हायरार्की या कास्ट के सिस्टम के हिसाब से चलता था ऋग्वेदिक एरा में। मतलब एक ही घर में 4 तरह के लोग भी हो सकते थे। मान लीजिए फादर किसी का ब्राह्मण है, मदर वैश्य है, और या फिर छोटा बेटा शूद्र है, और बड़ा बेटा क्षत्रिय भी हो सकता था। टीचर या प्रीस्ट को हम ब्राह्मण कहते थे, जो क्षत्रिय थे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, फार्मर, मर्चेंट्स और बैंकर्स को हम वैश्य कहते थे, और लेबरर्स, आर्टिशियंस, इन्हें शूद्र कहा जाता था। अब ऋग्वेदिक एरा की कुछ खास बातें हम जानते हैं। एक तो नियोग प्रथा चलती थी, लड़कियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो ये कैसी सोसाइटी थी? ये प्राइमरली मोनोगेमस सोसाइटी थी। तो मोनोगेमस के मीन्स सिंगल शादी होती थी, ज़्यादा शादियाँ नहीं होती थी। उसके अलावा पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब प्रतसत्तात्मक सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल। उसके अलावा चाइल्ड मैरिज, ऐसा कुछ प्रचलन नहीं था चाइल्ड मैरिज का। ये ऋग्वेदिक की बात हो रही है, ऋग्वेदिक एरा की। तो चाइल्ड मैरिज का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा की हम बात कर रहे थे, मतलब अगर कोई विडो होती थी तो उसकी शादी उसके देवर यानी कि उसके हस्बैंड के छोटे भाई से करा दी जाती थी, और फादर की प्रॉपर्टी जो होती थी वो उसका सन इनहेरिट करता था। जो टीचर होते थे वो अपने घर को ही स्कूल बना कर रखते थे, मतलब टीचर के घर को ही स्कूल कहते थे, वहीं पे बच्चे पढ़ने जाते थे। ये कुछ खास बातें थी। मिल्क और उसके प्रोडक्ट जैसे कर्ड, बटर, घी, इनका जो था इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट हुआ करते थे। ये काऊ जो होती थी, गाय, गाय की इसमें बहुत खास स्थिति थी। अघन्य कहा जाता था इसे, गाय। अघन्य मीन्स इसे मारा नहीं जा सकता, इनको मारना जो था बहुत बड़ा अपराध माना जाता था उस वक्त पर।
और काऊ को चोट देने पर या मारने पर पेनल्टी ऑफ डेथ तक होती थी, मतलब आपको मृत्यु दंड भी मिल सकता था। 2 तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स का भी वर्णन है, सोरा और सोम, ये भी कंज्यूम करी जाती थी। आर्यंस जो थे वो प्राइमरली एग्रीकल्चर या पेस्टोरल पीपल थे। उसके अलावा अम्यूज़मेंट के लिए इनके यहाँ काफ़ी कुछ होता था। अम्यूज़मेंट कैसे करते थे ये लोग, डांस का प्रोविज़न था, म्यूज़िक था। उसके अलावा चैरिट रेसिंग यानी कि रथों की रेस करते थे ये लोग। चैरिट रेसिंग के अलावा डाइसिंग यानी कि खेल, डाइस गेम्स, डाइसिंग का भी था। तो इस तरह से इनके ये एंटरटेनमेंट के साधन होते थे। और जो गॉड जिनकी पूजा होती थी वो प्राइमरली पावर ऑफ नेचर था, यानी इंद्र पावर ऑफ थंडर थे, मतलब गॉड ऑफ थंडर थे इंद्र, अग्नि गॉड ऑफ फायर, और वरुण थे हमारे गॉड ऑफ वाटर कह सकते हैं उन्हें। अब वैदिक पीपल के बारे में बात करें, अब अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो वैदिक पीपल जो थे वो कैट और कैमल के बारे में नहीं जानते थे। ऐसा अभी हम लोग मान सकते हैं कि कैट और कैमल के बारे में वो नहीं जानते थे, टाइगर के बारे में वो नहीं जानते थे, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स थे जैसे कि हमारा लायन एंड एलिफेंट और बोर, इनके बारे में ये जानते थे। ट्रेड की बात करें तो बहुत लिटिल ट्रेड होता था, ज़्यादा ट्रेड नहीं था, थोड़ा मोड़ा ट्रेड चलता था वहाँ पर। अब ये कॉइन्स को कोई प्रचलन नहीं था यहाँ पर। काउस यानी कि गाय, गाय का बहुत प्रचलन था। गाय और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गाय और जो ज्वेलरी होती थी, इनको ये जो लोग थे ये आपस में एक दूसरे को दे करके एक तरीके से बार्टर सिस्टम चलता था इनका। आगे देखते हैं। आगे अगर इनकी बात करें तो ये आर्ट ऑफ हीलिंग वर्ड्स, मतलब ये वुंड को हील करना, ये इनको पता था। ये इन कुछ जड़ी बूटियों के बारे में भी जानते थे, डिजीज़ के बारे में भी। कई लोग सर्जरी में भी एक्सपर्ट होते थे, सर्जरी के भी इंस्क्रिप्चर दिए हुए हैं इनके। अब अगर इनकी ज्योग्राफी की बात करें तो सरस्वती रिवर के अराउंड इनकी सप्त सिंधु रीजन में, अर्ली वैदिक एरा में सप्त सिंधु रीजन के आसपास ही रहते थे, जिसे लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते हैं, आज का मॉडर्न डे पंजाब। सिंधु, झेलम, पुरुषनी, ये सब देखिए इनके ये वैदिक नेम है, वितस्ता, पुरुषनी, विपास एंड सुतुद्री, सतलज, ये इनके वैदिक नाम है। पेस्टोरल इकोनॉमी थी इनकी स्टार्टिंग में, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। कैटल वेल्थ जो थी वो प्राइमरी मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब जिसके पास जितने कैटल्स होते थे, जितनी गाय होती थी, वो उतना ही ज़्यादा प्रॉस्परस आदमी माना जाता था। उसके बाद आगे आगे जैसे इन्हें आयरन टूल्स मिले तो ये एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े थे, तो इन्होंने और ज़्यादा सेटल्ड कम्युनिटीज़ और एक्सपेंडेड कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। अब अगर लेटर वैदिक एरा की बात करें तो लेटर वैदिक एरा में ये पंजाब से गंगा प्लेन की तरफ बढ़े थे, मतलब ईस्टर्न साइड में बढ़ते चले गए, जो कि बहुत फर्टाइल गंगा प्लेन था। अब लेटर वैदिक एरा की बात करें तो ये जो आर्यन सेटलमेंट्स था ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कवर करने लगा। फिर इंडिया को डिवाइड करने के लिए मोस्टली 3 पार्ट का यूज़ किया जाता था। एक तो आर्यावर्त, ये मेनली नॉर्दर्न इंडिया था। उसके बाद मध्य देश, और मध्य देश के अलावा ये आपका लोअर साइड, आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिण पथ, इस तरह से इंडिया का डिविडेशन हुआ था, मतलब ये नॉर्दर्न साइड, ये सेंट्रल साइड और ये सदर्न साइड। आगे देखते हैं। लेटर वैदिक एरा में भी सभा और समिति एज इट इज़ ही चलते रहे। उसके अलावा कुछ जो चीज़ें थी वो बहुत ही बड़े क्राइम्स माने जाने लगे, जैसे किलिंग ऑफ एन एम्ब्रियो, जैसे गर्भपात भी कह सकते हैं,
होमिसाइड यानी मर्डर, मर्डर ऑफ ब्राह्मण, ये बहुत बड़े जघन्य अपराध माने जाते थे। स्टीलिंग ऑफ गोल्ड मतलब सोना चुराना, चोरी कह सकते हैं इसे, क्योंकि वेल्थ का साधन मेनली गोल्ड को ही माना जाता था। ड्रिंकिंग सोडा यानी अल्कोहलिक ब्रेवरेज लेना भी एक अपराध माना जाने लगा। ये सीरियस क्राइम्स थे। और वर्ण व्यवस्था ऐसे ही चल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये मोर ऑफ कास्ट बेस्ड हो गया। जैसे ऋग्वेदिक एरा में था कि आप सेम घर में रहकर भी एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकते हैं, लेकिन अभी ये कहाँ पर पहुँच गया, ये कास्ट बेस पे चला गया था। गोत्र सिस्टम लेटर वैदिक एरा में ही इंट्रोड्यूस हो गया। अब अगर रिलीजन एंड बिलीफ की बात करें तो ये पॉलीथिस्टिक वर्शिप थी, कई भगवानों को माना जाता था। प्राइमरली नेचुरल फोर्सेस की बात करते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। और लेटर वैदिक एरा में अभी हम आगे बात करेंगे, शिव और विष्णु और ब्रह्मा जी की बात होने लगी थी। रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस की बात करें तो फायर सेक्रीफाइसेस या यज्ञ इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन थे। फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन था, उपनिषद जो थे हमारे ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थे। तो ये कई आत्मा और ब्रह्मा की बात करते थे, ये जो वे उपनिषद होते थे। अब इसमें क्या था, हायर क्लास जो थी वो लोअर क्लास के साथ मैरिज कर सकती थी लेटर वैदिक एरा में, लेकिन शूद्र के साथ मैरिज करना ये प्रोहिबिटेड था। लेटर वैदिक एरा में 4 आश्रम की बात हुई थी। ये 4 आश्रम कौन से थे, एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आपका कौन सा था, संन्यास आश्रम। अब ये 4 आश्रम जो थे ये 4 पुरुषार्थ को अटेन करने के लिए बनाए गए थे। अब ये 4 पुरुषार्थ कौन से थे, इधर देखते हैं हम। 4 पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ थे कौन से, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म। सुना भी होगा आपने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ थे जिन्हें अटेन करने के लिए ये 4 आश्रम बनाए गए थे, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। अब लेटर वैदिक एरा की बात करें तो इसमें वुमेन की जो स्थिति है वो डिक्लाइन हो गई। अब ये कैसे हो गया, अब मैत्रायणी संहिता के हिसाब से, मैत्रायणी संहिता के हिसाब से क्या बोला गया है कि लिकर, वुमेन एंड डाइस, इनको 3 इविल्स बताया गया था। 3 इविल्स कौन से थे, एक तो ये लिकर, वुमेन और डाइस। मतलब अर्ली वैदिक एरा में जो वुमेन स्कॉलर हुआ करती थी, अभी उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें 3 इविल्स में काउंट किया गया। और अगर ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या क्या कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो गर्ल चाइल्ड है यानी डॉटर है वो सोर्स ऑफ मिजरी है, और जो बॉय चाइल्ड है और जो सन है वो क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। लेटर वैदिक एरा में मोनोगैमी जो थी वो आइडियल थी, लेकिन पॉलीगैमी भी काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गई, यानी कई शादियां भी काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गई। और कई शादियां भी किस तरह से, 1 मैन कैन हैव मैनी वाइफ्स, इस तरह से पॉलीगैमी भी चलने लगी थी। और कैसे डिक्लाइन हुआ वुमेन का स्टेचर, वो ऐसे हुआ कि वुमेन्स को अटेंडिंग, वुमेन को प्रोहिबिटेड कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया किस चीज़ के लिए, इन्हें किसी भी तरह की
पॉलिटिकल असेंबलीज से प्रोहिबिट कर दिया गया। अब इकोनॉमिक लाइफ एंड कल्चर की बात करें तो जो मेन इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल थी, कैटल सर्विंग मेन था, यही वेल्थ और स्टेटस का इंडिकेटर था। आयरन टूल्स के आने के बाद से एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुआ, ये भी प्रोमिनेंस में आ गया। बार्टर सिस्टम चलता था, कॉइन के बारे में जानते नहीं थे। निश्क रूडिमेंट्री टाइप ऑफ करेंसी थी, गोल्ड ऑर्नामेंट कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया था काउज और गोल्ड ऑर्नामेंट्स को यूनिट ऑफ एक्सचेंज मानते थे। और फैसिलिटिंग मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन धीरे धीरे लेटर वैदिक एरा में स्टार्ट हुए। ये कई चीज़ें वैदिक लोग करते थे, जैसे चैरिट रेसिंग, म्यूज़िक, डांस अभी मैंने बताया था, और गेम ऑफ डाइसिंग, पासे के गेम भी खेले जाते थे। कॉटन वुलन फैब्रिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी क्लोथिंग के लिए। आगे अगर रिलीजन की बात करें हम, आगे देखते हैं। रिलीजन की अगर बात करें हम तो अर्ली वैदिक एरा में जो मेन गॉड थे वो क्या थे, इंद्र, और फायर के गॉड यानी अग्नि और वरुण, ये मेन 3 गॉड थे। इन्हें रिप्लेस कर दिया गया किससे, अभी मेन गॉड जो आ गए थे प्रजापति, प्रजापति यानी कि गॉड ब्रह्मा, उसके अलावा गॉड विष्णु और गॉड रुद्र। रुद्र गॉड हमारे अर्ली वैदिक एरा में भी थे, इन्हें गॉड ऑफ एनिमल्स कहते थे। अभी इन्हें आइडेंटिफाई किया गया किससे, लॉर्ड शिवा से। अब एक गॉड थे पुषाण, जो कि अर्ली वैदिक एरा में गॉड कैसे थे, जो प्रोटेक्ट करते थे कैटल्स को प्रोटेक्ट करने वाले गॉड थे। इन्हें आइडेंटिफाई किया गया शूद्रास के गॉड के रूप में, इन्हें शूद्रास का गॉड बताया गया है। अब अगर लेगेसी और इम्पोर्टेंस की बात करें इनके लिए, तो फंडामेंटल इम्पैक्ट क्या था, वैदिक कल्चर जो था एसेंशियल ग्राउंड वर्क था हिंदुज़म के लिए, हिंदुज़म वहीं से आया है। संस्कृत लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके लिए। अभी एग्ज़ाम टॉपिक्स और ये क्रूशल अंडरस्टैंडिंग की बात है, मैंने काफ़ी फैक्ट्स बता दिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। ये काफ़ी एसएससी और ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में। अब यज्ञ की बात करें तो यहाँ कई तरह के यज्ञ होते थे। ये पुरोहित या फिर किसी प्रीस्ट की प्रेजेंस में ही होते थे। अब ये जो करने का अधिकार था मेनली एरिस्टोक्रेटिक लोगों को था, मतलब वेल्दी लोगों को, यही यज्ञ करा सकते थे। अब यज्ञ भी कई तरह के होते थे, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। तो ये कई तरह के यज्ञ होते थे जो कि कुछ दिनों से लेकर के साल तक में भी चल सकते थे। और अभी हमने इकोनॉमी डिस्कस करी है। एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद काऊ उतनी वैल्यूएबल नहीं रही, एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद। अब बाकी राइस, बार्ले, बीन्स, सेसमे एंड वीट, इनके बारे में ये लोग जानते थे। और फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स, फुटमैन, इस तरह की पोस्ट भी मतलब लेटर वैदिक एरा में डेवलप हुई। आगे देखते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। तो वैदिक एरा जो है वो इंडिया का स्पिरिचुअल, सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक डेवलप करने में इसका बहुत ज़्यादा रिमार्केबल रोल है। तो ये था हमारा वैदिक एरा पे हमारा जो वीडियो था, और मैंने लगभग इसमें सारे फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो उसे मैं आगे कवर करा दूँगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू।